गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 सीखने की प्रक्रिया इसके विषय में समझाने जा रही, जिसमें सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा की व्याख्या देकर सविस्तार समझाइए। शिक्षा की व्याख्या देकर सविस्तार समझाइए। अब शिक्षा की व्याख्या में कैसा होता है कि इंसान जन्म लेता है तब से वो सीखना स्टार्ट करता है, यानी शिक्षण वो हर कदम पर शिक्षण लेता है, शिक्षा लेता है। पर अपने पर्यावरण के साथ जुड़े हैं तो पर्यावरण अपने को कुछ ना कुछ सिखाता है। तो पर्यावरण के आधार पर शिक्षक को दो व्यवहार देखे जाते हैं, व्यवहार या वर्तन देखे जाते हैं, जिसमें आता है साहजिक व्यवहार या शिक्षित व्यवहार, साहजिक वर्तन या शिक्षित वर्तन। तो यहाँ पर अपने देखेंगे साहजिक व्यवहार या शिक्षित वर्तन। तो साहजिक व्यवहार किसको कहते हैं? अपने साहजिक व्यवहार यानी सहज व्यवहार के लिए प्राणी को किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक प्राणी जन्म से ही अपने जीन्स में कई शक्तियाँ लेकर जन्म लेता है, यानी औपचारिक शिक्षण प्राप्त की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उसको औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होता। उसमें जो जीन्स होते हैं उससे वो सीख कर आता है। साहजिक वर्तन में यानी इंसान जन्म लेता है तब से उसमें कुछ न कुछ शक्तियाँ होती है जो उसको लोगों के द्वारा सिखाई जाती नहीं है, वो अपने आप ही करता है, जिसे हम साहजिक वर्तन नहीं तो साहजिक व्यवहार के रूप में जानते हैं। जैसे प्रत्येक सजीव है वो अपनी मूलभूत संतुष्टि के लिए, यानी उसको जो भी आवश्यकता होती है उसके लिए, संतुष्टि के लिए या अपने जीवन सुरक्षा के लिए वो अपने आप सीखता है। जैसे कोई आप पर अटैक करता तो आप अपनी सुरक्षा खुद अपने आप करते हो, ठीक है। तो वो अपने आप सीखता अपने जीवन सुरक्षा के लिए, आवश्यकता के लिए। जैसे बच्चे को भूख लगती तो वो रोता है, तो वो क्या करता है? वो अपने आप सीखता है, वो कोई उसको सिखाता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने लेते हैं चींटी का भोजन करना। तो चींटी का भोजन करना यानी चींटी अपना भोजन का वजन उठाती है, अपने दर में ले जाती है, उसको खाती है। तो वो किसी के द्वारा सिखाया जाता नहीं है, वो अपने आप सीखती है, अपने आप करती है। उसी तरीके से बच्चे का रोना, बच्चे को रोना कोई सिखाता नहीं है, वो अपने आप करता है। तो उसका क्या हुआ? साहजिक वर्तन हुआ, साहजिक व्यवहार हुआ। इसके बाद अपने लेते हैं शिक्षित व्यवहार। शिक्षित व्यवहार यानी ऐसे व्यवहार जिसे अन्य लोगों को देखकर सीखा जाता है, यानी हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं अथवा दूसरों के द्वारा सिखाया जाता है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना वो सब सिखाया जाता है, उसे हम बोलते हैं शिक्षित व्यवहार। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखना यानी जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो टीचर्स सिखाते हैं, और जो अन्य लोगों को देखकर सीखा जाता है, यानी अपने बुजुर्गों के द्वारा उठना, बैठना, चलना, किताबें पढ़ना, कपड़े पहनना, ठीक है। इस तरीके से हम बुजुर्गों के द्वारा सीखते हैं, उसको हम बोलते हैं शिक्षित व्यवहार, यानी लोगों को देखकर और लोगों के द्वारा जो सिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं शिक्षित व्यवहार। फिर से अपने वर्तन या व्यवहार के विषय में समझ लेते हैं। साहजिक व्यवहार को सिंपल में कहेंगे कि जो अपने जीन्स के द्वारा, यानी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, जो व्यक्ति अपने आप सीखता है उसको हम बोलते हैं साहजिक वर्तन। और शिक्षित वर्तन यानी ऐसा व्यवहार जो लोगों के द्वारा सिखाया जाता है या लोगों को देखने के से सीखते हैं, उसे हम बोलते हैं शिक्षित वर्तन या व्यवहार। यह हुआ अपने शिक्षा को अपने ने दो भागों में बांटा गया, यानी दो भागों में उसको समझा सकते हैं कि साहजिक वर्तन या शिक्षित वर्तन, नहीं तो साहजिक व्यवहार या शिक्षित व्यवहार। अब सीखना अर्थात क्या, शिक्षा अर्थात क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो शिक्षा की परिभाषा किसने दी है? एक मनोवैज्ञानिक सिटी मॉर्गन ने दी है। तो सिटी मॉर्गन ने शिक्षा की परिभाषा क्या दी है? शिक्षा अर्थात अनुभव एवं प्रयत्न के अभ्यास से व्यवहार में होने वाले सापेक्ष अतः हमेशा के लिए परिवर्तन। यानी अपने ये जानते हैं कि इंसान जन्म लेता है तो वो सीख कर नहीं आता है, जैसे जैसे वो शिक्षा प्राप्त करता है उसके व्यवहार में क्या होते हैं? सापेक्ष परिवर्तन या हमेशा के लिए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप नर्सरी में जाते हो तो ABCD लिखना सीखते हो, ठीक है। तो वो आपको स्टार्टिंग से नहीं आती, आप अभ्यास करते हो, आपके व्यवहार में अभ्यास आता है तो धीरे धीरे आप सीखते हो, फिर वो आपके क्या है? हमेशा के लिए उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी सिटी मॉर्गन की परिभाषा में शिक्षा है जो अनुभव से, प्रयत्न से और अभ्यास से हमारे व्यवहार में क्या करता है? हमेशा के लिए परिवर्तन करता है, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सिटी मॉर्गन की परिभाषा के आधार पर शिक्षा को 3 बातें अनिवार्य है, उसमें 3 बातें अनिवार्य है। पहली कौन सी है? अनुभव, अभ्यास या प्रयत्न का परिणाम। अनुभव, अभ्यास या प्रयत्न का परिणाम, यानी व्यक्ति अनुभव से सीखता है, अभ्यास से सीखता है और प्रयत्न से सीखता है, यानी उसका जो परिणाम देखने को मिलता है वो शिक्षा में गिना जाता है। पर जैसे व्यक्ति अपने आप ही सीखता है उसको हम लोग शिक्षा में लेते हैं नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है,
अगर छोटा बच्चा उम्र के साथ बड़ा होता है, जैसे 6 महीने का होता है, 10 महीने का होता है, तो क्या करता है, खिसकना सीखता है, दौड़ना सीखता है, घुटने चलना सीखता है, तो वो उसके क्या होता है, शरीर में परिवर्तन आता है। पर उसको हम अभ्यास में गिना जाएंगे नहीं। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि वो उम्र के साथ बढ़ रहा है तो उसमें चेंज आ रहा है। तो अनुभव, अभ्यास या प्रयत्न के साथ, पर वो कैसा है, उसमें उसका अनुभव भी हो रहा है, अभ्यास भी हो रहा है, वो बार बार कोशिश करता है, तब वो सीखता है। पर उसको शिक्षा में लेंगे नहीं, क्योंकि वो उम्र के साथ अपनी क्रिया कर रहा है, तो उसमें शिक्षा में गिना जाता नहीं है, उसको अपने शिक्षा यानी अभ्यास लिया जाता नहीं। दूसरा है व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। अब व्यवहार में होने वाले परिवर्तन में कैसा होता है, कोई बच्चा है साइकिल सीखना सीखता है, तो पहले वो पेडल मारना सीखता है, हैंडल पकड़ना सीखता है, सीट पे बैठा, फिर धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीखता है, तो उसके क्या आता है, साइकिल में परिवर्तन यानी व्यवहार में परिवर्तन आता है, और धीरे धीरे वो साइकिल बैलेंस बनाकर साइकिल चलाना सीख लेता है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, शिक्षा कह सकते हैं कि वो साइकिल किस तरीके से सीखा है, तो प्रयत्न करने से सीखा है। तो उसके व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि पहले उसको साइकिल पकड़ना भी नहीं, तो चलाना भी नहीं आता, तो वो धीरे धीरे अभ्यास से वो सीखा है, तो उसके व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन आया। तो उसने क्या किया, शिक्षा लिया। सापेक्ष सदैव परिवर्तन। सापेक्ष सदैव परिवर्तन में क्या है, जैसे अनुभव, अभ्यास या परिवर्तन से, ठीक है, तो हमेशा के लिए दीर्घकालीन जो व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं सापेक्ष सदैव परिवर्तन। सापेक्ष यानी रूबरू, सदैव मीन्स दीर्घकालीन परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे सपोज बताया है कि स्टार्टिंग ऊपर के उदाहरण में, जैसे बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा है, साइकिल चलाना सीखा है, तो क्या हुआ है, वो दीर्घकालीन हुआ, अब वो अपने आप ही अपने घर से स्कूल तक चला सकता है, तो वो क्या हुआ, सापेक्ष सदैव परिवर्तन। पर अपने सापेक्ष सदैव परिवर्तन में जैसे बच्चे का चलना, दौड़ना, वो सब नहीं ले सकते। जैसे बच्चा खिसकना सीख रहा है तो उसको हम सापेक्ष सदैव परिवर्तन में लेते हैं, क्योंकि वो उम्र के साथ सीखता है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं उस तरीके से सीखता है। अगर कोई नशीले पदार्थ से, जैसे पैर का लड़खड़ाना, कोई भी अपना नशीला पदार्थ करता है तो पैर लड़खड़ाते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं तो अपने पैर की सकता है, तो क्या होता है, लड़खना होता है, तो वो क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। पर उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वो शिक्षा में लिया जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो नशीले पदार्थ से नहीं तो थकान के कारण है। तो सापेक्ष सदैव परिवर्तन में किस व्यवहार का होता है, जैसे अपने अभ्यास करके लंबे समय तक वो वस्तुएं सीखते हैं, फिर उसको भूलते नहीं हैं। जैसे सपोज अपने स्टार्टिंग में ABCD सीखते हैं, फिर वो क्या होता है, अपने कोई भी कभी भी दे देते तो वो लंबे समय तक अपने सीख सकते हैं। इस तरीके से शिक्षा की 3 बातें अनिवार्य है, अनुभव, अभ्यास या प्रयत्न का परिणाम, जिसमें बच्चे का खिसकना होता है, फिर दो पैर का लड़खड़ाना यानी दौड़ना नशीले पदार्थों में नहीं तो पैर अपने हिम्मत काम नहीं रहते तड़खाते, उसका वह व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, पर वो अभ्यास में गिना जाता नहीं है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, तो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन में क्या देखने को मिलता है, जैसे अभ्यास प्रयत्न के द्वारा बच्चा साइकिल सीखना है तो वो व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। और सापेक्ष सदैव परिवर्तन यानी बच्चे का साइकिल सीखना, पर किस तरीके से, वो अभ्यास के बाद फिर उसको किसी की जरूरत की आवश्यकता पड़ती नहीं है, यानी दीर्घकालीन अभ्यास को अपने सापेक्ष सदैव परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी शिक्षा की परिभाषा में ये 3 बातें महत्व की हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। इसके आगे मैं आपको सीखने के लिए किन प्रकारों की जरूरत पड़ती है उसके विषय में आगे के चैप्टर में समझाऊंगी।